प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु का आदर्श राज्य की विशेषताएं, लेक्चर नंबर 72। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी कर दिया है, अरस्तु का आदर्श राज्य की विशेषताएं, लेक्चर नंबर 72। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं के संदर्भ में होगा। जी स्टूडेंट्स, अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं, इन्होंने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत आदर्श राज्य की चर्चा की है। और अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वह एक यथार्थवादी आदर्श राज्य है। प्लेटो की तरह केवल एक काल्पनिक आदर्श राज्य नहीं है जिसको कि यथार्थ में लागू ही नहीं किया जा सके। नहीं, अरस्तु का आदर्श राज्य एक ऐसा आदर्श राज्य है जिसको कि व्यवहारिक जगत में अपनाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो आज हम आपको समझाएंगे अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। बेटा, अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को केवल विशेषताएं ना लें, बल्कि स्वयं अरस्तु ने भी बात कह दी थी अपनी रचना पॉलिटिक्स में, क्या कि जो राजनेता हैं, जो विधायक हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि एक आदर्श राज्य के लिए, उत्तम जीवन के लिए, अच्छे शासन के लिए कौन कौन सी सामग्री जरूरी है। जिस प्रकार से भवन निर्माण के लिए एक कारीगर को, एक कुशल कारीगर को ये मालूम होना चाहिए कि भवन के अंतर्गत कितनी कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, कितनी जो है ईंटें चाहिए, कितनी सीमेंट चाहिए, कितनी डस्ट चाहिए, कितनी रोड़ी चाहिए, कितना जो है लोहा चाहिए। ये उचित अनुपात में सामग्री का ज्ञान होना चाहिए कारीगर को। ठीक इसी प्रकार से आदर्श राज्य के निर्माण के लिए भी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और एक विधायक को, एक राजनेता को आदर्श राज्य के निर्माण के लिए जो उचित सामग्री की आवश्यकता होती है, उस उचित सामग्री की अनुपात की जानकारी होनी चाहिए कि किस किस अनुपात में कौन कौन सी सामग्री हो। जैसे जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, कानून का शासन हो या व्यक्ति का शासन हो, संपत्ति और परिवार के बारे में जो है क्या कुछ सामग्री ली जानी चाहिए, इन सब के ऊपर अरस्तु ने जो है चर्चा की है। और जो ये चर्चा सामग्रियों की है कि एक अच्छे राज्य के लिए, एक आदर्श राज्य के लिए जो सामग्रियाँ हैं इस अनुपात में चाहिए, इन सामग्रियों को ही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं की संज्ञा दी जाती है। अब हम एक एक को समझाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा आपको झलक दी है। चलिए बेटा, जब आपसे मान लो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को समझाइए, तो बेटा अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को समझाते हैं यदि आप, तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से विशेषताएं समझाते हैं। तो भले स्नातक स्तर की परीक्षा हो, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा हो, मतलब BA MA 20 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो जो तरीका मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है उसके अकॉर्डिंग यदि एग्जाम में आप लिखते हैं तो 20 में से 19 अंक कहीं नहीं जाने। और यही बात कंपटीशन की, प्रतियोगिता परीक्षा की, तो अरस्तु के आदर्श राज्य के ऊपर कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए, इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला है ही नहीं। और मैं इससे ज़्यादा आपके लिए क्या मेहनत कर सकता हूँ, मेरा तो जीवन ही मेरे विद्यार्थियों के लिए समर्पित है बस। बेटा, अब हम इसका श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत, अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध रचना है पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य का उल्लेख किया गया है। तो अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत साफ लिखा है कि शासन का जो उद्देश्य होता है उत्तम जीवन है। क्या शासन का उद्देश्य क्या है? उत्तम जीवन की प्राप्ति है। फिर से बोल रहा हूँ, अरस्तु का कहना है कि शासन का उद्देश्य उत्तम जीवन है। अब ये जो शासन का उद्देश्य है उत्तम जीवन, तो उत्तम जीवन तो है शासन का उद्देश्य, लेकिन
उत्तम जीवन की प्राप्ति कैसे हो? उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए अरस्तु ने कहा है कि कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि वो परिस्थितियां उपलब्ध करा दी जाएं तो उत्तम जीवन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए शासन का उद्देश्य उत्तम जीवन है और उत्तम जीवन के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और जो ये कुछ परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां ही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं हैं। परिस्थितियां ही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं, मतलब वो परिस्थितियां जिनको प्राप्त करने पर उत्तम जीवन की प्राप्ति की जा सकती है। और शासन का उद्देश्य ही क्या है? उत्तम जीवन की प्राप्ति। यस। अब हम सेबाइन के शब्दों में इस बात को समझते हैं। कितना अच्छा कहा है सेबाइन ने। सेबाइन कहते हैं कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए, अब जरा ध्यान दें, आदर्श राज्य के निर्माण के लिए आदर्श सामग्रियों की ही आवश्यकता होती। यह अब जरा ध्यान दें, यह राजनीतिज्ञों, विधि निर्माताओं का कर्तव्य है। अब जरा समझें, सेबाइन क्या कह रहे हैं कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए आदर्श सामग्रियों की ही आवश्यकता होगी। यह राजनीतिज्ञों, पूरा लिखेंगे आप, यह राजनीतिज्ञों विधि निर्माताओं का कर्तव्य है कि उपयुक्त सामग्री एकत्रित करें, क्योंकि वे ही आदर्श राज्य के निर्माता हैं। अब जरा देखिएगा, सेबाइन ने कितना अच्छा कहा है कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए जो है आदर्श सामग्री चाहिए। अब आदर्श सामग्री तो चाहिए, लेकिन आदर्श सामग्री वास्तविक रूप में कौन सी सामग्री किस अनुपात में ली जाएगी, ये राजनीतिक और विधि निर्माता तय करेंगे। ये राजनेताओं का, विधि निर्माताओं का, राजनेताओं का, विधायकों का कर्तव्य है कि कौन सी सामग्री किस अनुपात में ली जाएगी, क्योंकि आदर्श राज्य के जो निर्माता हैं वो राजनेता ही हैं, विधायक ही हैं। इसलिए राजनेताओं को, विधायकों को ये ज्ञान होना चाहिए कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कौन सी सामग्री किस अनुपात में ली जाएगी। और जो ये सामग्री ली जा रही है, ये सामग्री ही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं कहलाती हैं, जिनको कि हम 8 बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। तो आप नोट करेंगे सेबाइन के शब्दों में। इसके बाद में अरस्तु ने बड़ा अच्छा कहा है। स्वयं अरस्तु कहते हैं कि एक राजनेता या विधायक को, अब बेटा इसको समझना है, मैं तो ये कहता हूं कि अरस्तु का एक वाक्यांश भी आपके समझ में आ जाता है तो सारी विशेषताएं आप अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत गंभीरता में जाना है, थोड़ा यहाँ समझना है बेटा प्लीज। अरस्तु कहते हैं कि एक राजनेता या विधायक को, ना, आज की आधुनिक राजनीति विज्ञान की शब्दावली में विधायक कौन होता है बेटा? विधायक वो होता है जो कानून निर्माता होते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो संसद में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं। अब विधायक शब्दावली का प्रयोग यहाँ संपूर्ण विश्व के संदर्भ में किया जा रहा है। वैसे यदि देश विशेष में आप देखेंगे तो हमारे भारत की संसद के अंतर्गत बैठने वाले जो लोग होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। राजस्थान विधानसभा में जो बैठते हैं तो उसको विधायक कहा जाता है? अमेरिका की सीनेट में, अमेरिका की सीनेट क्या है? अमेरिका की जो व्यवस्थापिका उसका नाम कांग्रेस है, और कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट द्वितीय सदन है अमेरिका की कांग्रेस या अमेरिका की संसद का, है ना। तो सीनेट में बैठने वाले लोगों को सीनेटर कहा जाता है। ब्रिटेन के अंतर्गत लॉर्ड सभा है, संसद का दूसरा सदन लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा के सदस्य को पीयर कहा जाता है। तो प्रत्येक देश के अंतर्गत व्यवस्थापिका में बैठने वाले लोगों को अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के संदर्भ में संसद में बैठने वाले, व्यवस्थापिका में बैठने वाले व्यक्ति को विधायक की संज्ञा दी जाती है। तो आप इस संदर्भ में लेंगे इसको, एक राजनेता या विधायक को अपनी इच्छा अनुसार सामान चाहिए। जिस प्रकार एक बुनकर या जहाज निर्माता या किसी भी कर्मकार को उचित सामान की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा कितनी अच्छी बात की। अरस्तु ने कहा कि भाई एक राजनेता या एक विधायक को अपनी इच्छा अनुसार सामान चाहिए। जिस प्रकार एक बुनकर या जहाज निर्माता होता है उसको अपनी इच्छा अनुसार सामान चाहिए, या किसी भी कर्मकार को उचित सामान की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एक भवन निर्माण करने वाला जो कारीगर होता है तो उसको उचित मात्रा में सामान चाहिए ना, और उसको ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन सी सामग्री किस अनुपात में ली जाएगी। ऐसे एक राजनेता को, एक विधायक को भी ज्ञान होना चाहिए कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कितनी मात्रा में कौन सी सामग्री ली जाएगी।
ये जो सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों को मैंने 8 बिंदु में नोट किया है और ये सामग्रियां ही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में आगे लिखा है हमने, अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में ये साफ बताया है कि कौन सी सामग्री किस अनुपात में ली जाएगी। जैसे जनसंख्या के बारे में, आदर्श राज्य का क्षेत्रफल क्या हो, आदर्श राज्य की स्थिति क्या हो, ये सारी सामग्री हैं। तो कौन सी सामग्री, आप पूरा लिखेंगे, कौन सी मतलब सामग्री, कौन सी सामग्री किस अनुपात में ली जाएगी, क्या कौन सी सामग्री किस अनुपात में ली जाएगी, इसकी चर्चा अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में की है। और अरस्तु के विचारों का सार हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब आदर्श राज्य के निर्माण के लिए किस अनुपात में कौन सी सामग्री चाहिए, उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से, निम्न शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। ये जो विचारों का, अरस्तु के विचारों का सार है, यही अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं हैं, या अरस्तु के आदर्श राज्य के निर्माण की सामग्रियां हैं। ठीक है। फिर कह रहा हूँ, एक राजनेता को, एक विधायक को ज्ञान होना चाहिए कि एक अच्छे राज्य के निर्माण के लिए, एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री किस अनुपात में ली जानी चाहिए। एक राजनेता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर राजनेता, विधायक को इसकी जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप में आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, अच्छे राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, उत्तम जीवन की प्राप्ति नहीं की जा सकती। पहली विशेषता है, पहली सामग्री, जनसंख्या। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत आदर्श राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या की चर्चा की है। जनसंख्या एक सामग्री होगी, आदर्श राज्य के निर्माण की सामग्री होगी। जब जनता ही नहीं होगी तो फिर राज्य कहाँ रहेगा, है ना भाई। तो सबसे पहली सामग्री है जनसंख्या। अरस्तु ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा महत्व मानवीय तत्वों का है, मानवीय तत्वों का। अगर मनुष्य ही नहीं है, मानव ही नहीं है, तो फिर राज्य कहाँ से शेष रहेगा। आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व ही तो माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। 4 तत्व ही तो माने जाते हैं। तो सबसे पहला तत्व जनसंख्या को तो माने, अरे भाई मनुष्य ही नहीं होंगे, मानव ही नहीं होगा तो राज्य कहाँ से अस्तित्व में आएगा। इसलिए पहला जो तत्व, पहली जो सामग्री बताई, पहली जो विशेषता बताई अरस्तु ने, जनसंख्या बताई। और जनसंख्या के बारे में अरस्तु ने कहा है, क्या कहा है कि भाई राज्य के निर्माण के लिए, आदर्श राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहला जो तत्व है वो जनसंख्या है। और जनसंख्या एक मानवीय तत्व है, मानवीय तत्व है। और मानवीय तत्व के ऊपर अरस्तु ने सबसे ज़्यादा बल दिया है, महत्व दिया है। अरस्तु ने साफ कहा है कि एक अच्छे राज्य के निर्माण के लिए केवल जनसंख्या नहीं, कि भाई जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, केवल जनसंख्या से मतलब नहीं है, बल्कि जो ये मानव हैं इनकी कार्य क्षमता के ऊपर बल दिया जाएगा। कि जो आदर्श राज्य के अंतर्गत जनसंख्या है, जो जनता है, उसमें कितनी कार्य क्षमता है। केवल भीड़ बढ़ाने से मतलब नहीं है अरस्तु का। अरस्तु का कहना है कि भाई आदर्श राज्य के निर्माण के लिए जरूरी है कि मनुष्य तो हो, जनसंख्या तो हो, लेकिन वो जनसंख्या केवल संख्या के हिसाब से नहीं देखी जाएगी। उसमें केवल संख्यात्मक महत्व नहीं देखा जाएगा उसका, बल्कि गुणात्मक महत्व देखा जाएगा। उस गुण की दृष्टि से देखा जाएगा कि उस जनता के अंतर्गत, उन मनुष्यों के अंतर्गत जो है कार्य क्षमता कितनी है। कार्य क्षमता के आधार पर ही ये कहा जाएगा कि वह राज्य एक श्रेष्ठ राज्य है या नहीं है। इसलिए जनसंख्या को इतना महत्व नहीं देते हैं अरस्तु, बल्कि जो जनसंख्या है उसकी कार्य क्षमता को महत्व दिया जाता है। अरस्तु ने यहाँ एक बात और बताई है कि दास, कारीगर और जो विदेशी हैं वो जनसंख्या में सम्मिलित नहीं है। मतलब अरस्तु ने अपनी जनसंख्या के अंतर्गत दास, कारीगर और जो विदेशी हैं उनको सम्मिलित नहीं किया है। और जो संख्या है, जो जनसंख्या है, उसके बारे में कहा है कि जो मनुष्य हैं उनमें कार्य क्षमता होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कार्य क्षमता होगी वह राज्य उतना ही आदर्श होगा, वह राज्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। ठीक है। तो सबसे पहली जो सामग्री है जनसंख्या है। दूसरा है आदर्श राज्य का क्षेत्रफल। अरस्तु ने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए आदर्श राज्य का क्षेत्रफल की भी चर्चा की कि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अरे भाई क्षेत्रफल के बारे में अरस्तु ने साफ कहा है, ना तो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो, ना क्षेत्रफल कम हो। क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी रक्षा नहीं की जा सकती, क्षेत्रफल बहुत कम होगा तो जो ये जनसंख्या है, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, आत्मनिर्भर राज्य नहीं होगा। इसलिए अरस्तु का कहना है कि आदर्श राज्य का जो क्षेत्रफल है वह ना तो छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि जिस प्रकार एक जहाज़ होता है तो जहाज़ 6 इंच चौड़ा और 1200 फीट जो है लंबा है तो वह बेकार है। क्यों? क्योंकि
अरस्तु कहते हैं कि जहाज ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, बल्कि मध्यम आकार का होना चाहिए। वैसे ही अरस्तु ने मध्यम आकार कोई अपनाया। उसी ही प्रकार राज्य न छोटा और न बड़ा हो। मतलब जैसे एक जहाज है, तो जहाज यदि आप जो है 6 इंच चौड़ा बनाते हैं और 1200 फीट लंबा बनाते हैं, तो अरस्तु कहते हैं कि ये जहाज बेकार है। उसी ही प्रकार से राज्य ना तो छोटा और ना बड़ा हो। मतलब राज्य का क्षेत्रफल भी ना तो बहुत बड़ा हो ना छोटा हो। बहुत बड़ा होगा, मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ा होगा तो उसकी जो है रक्षा एक निगाह से नहीं हो सकती, एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। छोटा है तो नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो है राज्य का क्षेत्रफल ना तो छोटा और ना बड़ा हो। जैसा कि स्वयं अरस्तु ने कहा है, आप नोट करेंगे, जैसा कि स्वयं अरस्तु ने कहा है कि राज्य का भूक्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए। नोट करो आप, मैंने इसको संक्षेप में लिखा है, इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको एक निगाह से देखा जा सके, एक निगाह से, एक दृष्टि से देखा जा सके। इतना विशाल ना हो कि इसको एक निगाह से देखा ना जा सके। ठीक है, तो भूक्षेत्र इतना बड़ा हो कि उसको एक निगाह से देखा जा सके। ठीक है बेटा, तो ये क्षेत्रफल की बात होगी। तीसरा है आदर्श राज्य की स्थिति, लोकेशन। आदर्श राज्य की लोकेशन कैसी हो, स्थिति कैसी हो। तो अरस्तु ने आदर्श राज्य की स्थिति की चर्चा करते हुए बताया है कि आदर्श राज्य की स्थिति युद्ध, व्यापार, रक्षा की दृष्टि से स्थित होना चाहिए, उसकी स्थिति होनी चाहिए। मतलब उसकी लोकेशन है, वो लोकेशन युद्ध की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और रक्षा की दृष्टि से होनी चाहिए। युद्ध की दृष्टि से सुरक्षित हो, व्यापार की दृष्टि से व्यापार में वृद्धि करने वाली हो, रक्षा की दृष्टि से वो रक्षा में सहायक हो। ऐसी लोकेशन होनी चाहिए। जैसा कि स्वयं अरस्तु ने कहा है कि राज्य को अपने लिए तो व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहिए, किंतु अन्य लोगों के लिए नहीं। अब जरा देखिएगा अरस्तु ने कितना अच्छा कहा है कि राज्य को अपने लिए तो व्यापारिक रूप में कार्य करना चाहिए, किंतु अन्य लोगों के लिए नहीं। इसका मतलब ये है कि स्वयं जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को व्यापार से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद में अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य है वह समुद्र से न तो दूर हो और न समीप हो। मतलब जो राज्य होगा वो समुद्र से ना तो जो है बहुत दूरी पर हो और ना ही बहुत नज़दीक हो, क्योंकि ये रक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं और व्यापार की दृष्टि से बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अरस्तु का कहना है कि जो आदर्श राज्य की लोकेशन है, जो आदर्श राज्य की स्थिति है, वह युद्ध की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और रक्षा की दृष्टि से जो है श्रेष्ठतम होनी चाहिए। तो आज के संदर्भ में भी ये बात उचित प्रतीत होती है। बेटा चौथी सामग्री या विशेषता, आदर्श राज्य में सामाजिक संगठन अथवा वर्ग। नोट करो, आदर्श राज्य में सामाजिक संगठन अथवा वर्ग। आपने जब प्लेटो की रिपब्लिक समझा है, प्लेटो के जो है आदर्श राज्य को समझा है, तो उस समय हमने आपको कहा था कि प्लेटो ने जो है अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 वर्गों की चर्चा की है, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। 3 वर्ग बताए प्लेटो ने, जबकि यहाँ पर अरस्तु 6 वर्गों की चर्चा कर रहे हैं। तो नोट करो, आदर्श राज्य में सामाजिक संगठन अथवा वर्ग। अरस्तु ने सामाजिक ढांचे का निर्माण 6 तत्वों से माना है। अर्थात अरस्तु का कहना है कि जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक ढांचे का निर्माण, क्या सामाजिक ढांचे का निर्माण 6 तत्वों से मिलकर के होता है। 6 तत्वों में है, पहला तत्व है भोजन की आवश्यकता पूरी करने वाला तत्व। भोजन की आवश्यकता पूरी करने वाला तत्व कहलाएगा कृषक वर्ग। पहला वर्ग क्या होगा बेटा? कृषक वर्ग। कृषक वर्ग का कार्य क्या है? भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है। दूसरा है कला उद्योग धंधे करने वाला तत्व। कला उद्योग धंधे करने वाला तत्व, ये कारीगर वर्ग है। दूसरा वर्ग क्या होगा बेटा? कारीगर वर्ग। तीसरा है सैनिक कार्य करने वाला तत्व, ये योद्धा वर्ग हो गया। योद्धा वर्ग का कार्य क्या है? सैनिक कार्य करेगा। ये क्या करेगा? सैनिक कार्य करेगा। 3 वर्ग हो गए। इसके बाद में चौथा है धन संपत्ति का स्वामित्व तत्व, स्वामी तत्व, धनिक वर्ग हो गया। चौथा है धन संपत्ति का स्वामी तत्व, ये धनिक वर्ग हो गया। 5वां है देवताओं की स्तुति करने वाला तत्व, ये पादरी वर्ग हो गया। और छठा है न्याय का निर्धारण करने वाला तत्व, न्याय का निर्धारण करने वाला तत्व, ये न्यायाधीश वर्ग हो गया। तो कितने वर्ग हो गए? 6 वर्ग हो गए। कौन कौन से? पहला हो गया कृषक वर्ग, दूसरा हो गया कारीगर वर्ग, तीसरा हो गया योद्धा वर्ग, चौथा हो गया
धनिक वर्ग पांचवा हो गया, पादरी वर्ग छठा हो गया, न्यायाधीश वर्ग, ये 6 वर्ग बताए हैं अरस्तु ने। और अरस्तु ने ये कहा है, क्या कहा है कि सैनिक कार्य, न्यायिक कार्य, और ये यहाँ पर जो चर्चा होगी, जैसे ये सैनिक हो गया, ठीक है, और ये देवताओं की स्तुति करने वाला कार्य होगा, देवताओं की स्तुति करने वाला कार्य, और ये न्याय का निर्धारण का कार्य। अब जरा समझेंगे, 6 कार्य हो गए, 6 वर्ग हो गए, तो इनमें से क्या है, जैसे ये तीसरे नंबर वाला सैनिक कार्य, सैनिक कार्य, न्याय का निर्धारण करने वाला कार्य और देवताओं की स्तुति करने वाला कार्य, 3 कार्य हो गए ना। तो अरस्तु कहते हैं कि 3 के 3 कार्य जो है नागरिक करेंगे, मतलब ये 3 कार्य नागरिक करेंगे। नागरिक का मतलब क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था, क्या अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है बेटा? अरस्तु के अनुसार नागरिक वो हैं जो न्याय प्रशासन में, विधि निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लें। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन? जो विधि निर्माण में, न्याय प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग ले, केवल वही नागरिक कहलाते हैं अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु ने कहा है कि सैनिक कार्य, न्याय कार्य और देवताओं की स्तुति करने का कार्य नागरिक करेंगे। बाकी जो 3 कार्य हैं, बाकी 3 कार्य दास करेंगे। भाई 3 कार्य, जैसे यहाँ नंबर 1 सैनिक कार्य हो गया, नंबर 2 ये इधर 6 नंबर पर है न्याय का कार्य हो गया, और देवताओं की स्तुति कार्य, 3 कार्य तो नागरिक करेंगे। बाकी 3 कार्य बच गए, धन संपत्ति से संबंधित, कला और भोजन से संबंधित 3 कार्य हो गए, ये 3 कार्य दास करेंगे। अब अरस्तु ने कितना अच्छा लिखा है अपनी रचना पॉलिटिक्स में कि कार्यों का बंटवारा कर दिया है कि कौन कौन सा कार्य करेगा। तो नागरिक सैनिक कार्य, न्याय निर्धारण का कार्य, देवताओं की स्तुति का कार्य करेंगे, और बाकी जो 3 कार्य बचे हैं वो दास करेंगे। ये 6 कार्य हो गए ना, 6 कार्यों के आधार पर 6 वर्ग बन गए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसा कि स्वयं अरस्तु ने बहुत अच्छा कहा है, इंट्रोडक्शन में लेंगे, अरस्तु ने कहा है कि दैट, या अरस्तु के अनुसार देव पूजा का कार्य किसी कृषक को नहीं देना चाहिए। आप जरा देखेंगे, आप देव पूजा का कार्य किसी कृषक को नहीं देना चाहिए। ईश्वर को नागरिकों के हाथों ही सम्मान मिलना चाहिए। ईश्वर को नागरिकों के हाथों ही सम्मान मिलना चाहिए। नागरिक का मतलब जो विधि निर्माण में, न्याय प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेगा, वो ही अरस्तु के अनुसार नागरिक है। अब यहाँ अरस्तु ने साफ कह दिया है कि देव पूजा का कार्य किसी कृषक को नहीं देना चाहिए। मतलब देवताओं की स्तुति कोई कृषक नहीं करेगा, कोई मजदूर नहीं करेगा, कोई श्रमिक नहीं करेगा। ईश्वर को सम्मान नागरिकों के हाथों ही मिलना चाहिए, या ईश्वर को नागरिकों के हाथों ही सम्मान मिलना चाहिए। मतलब देवताओं की जो स्तुति है वह नागरिकों के द्वारा ही की जानी चाहिए, अनागरिकों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ अरस्तु, मैं कहूँगा कि एक संकुचित विचारों से भी घिरा हुआ है, क्योंकि अरस्तु नागरिकों को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 5वीं सामग्री या विशेषता, आदर्श राज्य में शिक्षा। अरस्तु ने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए शिक्षा के ऊपर बल दिया है, और अरस्तु ने साफ कह दिया कि जो शिक्षा होगी, जो एजुकेशन सिस्टम होगा, शिक्षा पद्धति होगी, वो 3 सप्तवर्षीय योजनाओं में बताई इन्होंने। अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है, तो यहाँ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसी सीरीज में। अब अरस्तु ने 3 सप्तवर्षीय योजना दी है, जन्म से 7 वर्ष तक, 7 से 14 वर्ष तक, 14 से 21 वर्ष तक। जैसे कि हमने यहाँ नोट भी किया है, जन्म से 7 वर्ष तक, 7 से 14 और 14 से 21, 3 सप्तवर्षीय योजना दी है प्लेटो ने। अब 3 सप्तवर्षीय योजना के अंतर्गत किस आयु में कौन सी शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए आप जो है अरस्तु का शिक्षा का सिद्धांत देखेंगे, मैंने अपलोड कर दिया है, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। तो केवल ये बताया जा रहा है कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, या अरस्तु के आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं। इसके साथ में अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा वह साधन है जो आदतों का परिमार्जन करे। क्या? शिक्षा वह साधन है जो आदतों का परिमार्जन करे। इसी के साथ में अरस्तु ने यह भी कहा है कि शिक्षा के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। इसी के साथ में अरस्तु ने यह भी कहा है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत संगीत और व्यायाम के ऊपर भी बल दिया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, बस इतना पर्याप्त है। 6ठी विशेषता सामग्री है संपत्ति एवं परिवार। बेटा अरस्तु ने संपत्ति और परिवार के बारे में ये कहा है, हालांकि संपत्ति और परिवार के ऊपर मैंने अरस्तु के विचारों को अपलोड कर दिया है, तो यहाँ ज़्यादा व्यापक रूप में समझाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार, इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया। अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिया है।
तो अरस्तु ने संपत्ति के बारे में कहा है कि संपत्ति का स्वामित्व तो व्यक्तिगत हो, संपत्ति का स्वामित्व तो व्यक्तिगत हो और उसका उपयोग सामूहिक हो। ये तो संपत्ति के बारे में कहा है। और इसी के साथ में अरस्तु ने कहा है कि अगर लोगों के पास संपत्ति नहीं होगी तो उनको जो है परोपकार, उदारता, अतिथि सत्कार जैसे गुण नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि सभी को संपत्ति रखनी चाहिए, जबकि प्लेटो ने दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए मना किया था कि संपत्ति नहीं रखेंगे, ये स्थायी रूप में विवाह भी नहीं करेंगे, परिवार भी नहीं रखेंगे। लेकिन अरस्तु ने इसके लिए छूट दी है। और इसी के साथ में अरस्तु ने यह भी कहा है कि सभी परिवार रख सकते हैं, स्थायी रूप में विवाह भी कर सकते हैं। और अरस्तु ने कहा है कि परिवार में ही स्नेह, ममता आदि गुण संभव हो सकते हैं। मतलब यदि परिवार नहीं होगा तो बच्चे के अंतर्गत ये गुण विकसित नहीं हो पाएंगे। अरस्तु ने यहाँ तक कहा है कि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, इसलिए परिवार जैसी संस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। परिवार जैसी संस्था का उन्मूलन करना ये श्रेष्ठ बात नहीं है, जैसा कि अरस्तु के गुरु प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में कहा है कि भाई संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग, मतलब दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग ना तो संपत्ति रखेंगे ना तो वो विवाह करेंगे। मतलब कंचन और कामनी से दूर रखा जाएगा। किसको? प्लेटो के संरक्षक वर्ग को। संरक्षक वर्ग में कौन आते हैं? दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग। तो प्लेटो ने केवल ये कहा कि उत्पादक वर्ग संपत्ति भी रख सकता है और स्थायी रूप में विवाह भी कर सकता है, परिवार भी रख सकता है। केवल उत्पादक वर्ग के लिए छूट दिए, जबकि अरस्तु ने कहा है कि संपत्ति रखना, परिवार रखना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है बेटा। और 7वां है आदर्श राज्य के लिए मिश्रित संविधान। अरस्तु ने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए मिश्रित संविधान की चर्चा की है। और अरस्तु ने वास्तविक रूप में जब संविधानों का वर्गीकरण किया था 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई थी। मैंने अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अरस्तु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि आदर्श संविधान सर्वजनतंत्र, आदर्श संविधान क्या है? सर्वजनतंत्र या मध्यम वर्ग तंत्र है। सर्वजनतंत्र अंग्रेजी में इसको पॉलिटी कहते हैं। तो अरस्तु ने आदर्श संविधान किसको माना है? पॉलिटी को माना है। अरस्तु का कहना है कि सर्वजनतंत्र, जनतंत्र और धनिक तंत्र का सब मिश्रण ही मिश्रित संविधान है। मतलब अरस्तु ने यह कहा है कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए मिश्रित संविधान होना चाहिए। उसके अंतर्गत जो है जनतंत्र और धनिक तंत्र का मिश्रण होगा, और जब जनतंत्र धनिक तंत्र का मिश्रण होगा तो वह सर्वजनतंत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। अरस्तु ने कहा है कि जनतंत्र के अंतर्गत प्रलोभनों की संभावना होती है। क्या? जनतंत्र के अंतर्गत चूंकि गरीबी ज़्यादा होती है, गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उनको छोटे मोटे प्रलोभन दे दिए जाते हैं और वो प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अरस्तु ने कहा कि जनतंत्र में प्रलोभनों की संभावना होती है और शासन की योग्यता का अभाव होता है। मतलब जनतंत्र के अंतर्गत जो शासक होते हैं उनमें शासन की योग्यता का अभाव होता है। छोटे मोटे प्रलोभनों से जो है जनता उसकी ग्रसित हो जाती है, प्रलोभनों की। तो ये इसके अंतर्गत जनतंत्र में दोष है, बुराई है। और धनिक तंत्र में या धनिकों में कानूनों की अवज्ञा करने का दोष होता है। मतलब धनिक तंत्र में तो जो धनवान लोग होते हैं, संपत्तिशाली होते हैं, वो कानून की अवज्ञा करते हैं, कानून को मानते नहीं, ये दोष होता है। कानून की अवज्ञा करने का दोष धनिक तंत्र में होता है। और जनतंत्र में क्या होता है? शासन की योग्यता का अभाव होता है। क्या? शासन की योग्यता का अभाव होता है, अयोग्यता होती है शासन के अंतर्गत, तो शासन की योग्यता का अभाव होता है और छोटे मोटे प्रलोभनों से जो है ग्रसित हो जाते हैं। तो जनतंत्र और धनिक तंत्र दोनों में ये कमी होती है और मिश्रित संविधान में ये दोनों दोष दूर हो जाते हैं। अर्थात मिश्रित संविधान में दोनों दोषों से मुक्ति मिल जाती है या दोनों दोषों से मुक्त हो जाते हैं। मिश्रित संविधान में दोनों दोष नहीं होते हैं, जो कि सर्वजनतंत्र के रूप में उभरकर सामने आता है। तो अरस्तु आदर्श राज्य के निर्माण के लिए मिश्रित संविधान की बात करते हैं, जिसमें कि जो है सर्वजनतंत्र, जनतंत्र और धनिक तंत्र का मिश्रण होगा, और जो कि जनतंत्र के लोकतंत्र के दोष से और धनिक तंत्र के दोष से मुक्त होता है। ठीक है बेटा। और अंतिम 8वां है आदर्श राज्य में कानून की सर्वोच्चता। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत कानून की सर्वोच्चता की बात की है, कानून की संप्रभुता की बात की है, कानून की श्रेष्ठता की बात की है, जबकि प्लेटो ने अपने रचना रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन की बात की थी, और प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज में कानून के शासन को स्वीकार किया था। और प्लेटो जहाँ अपनी बात समाप्त करता है वहीं से अरस्तु अपनी बात का प्रारंभ करता है। इसलिए प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज के अंतर्गत कानून के शासन को स्वीकार किया और यहीं से अरस्तु ने अपनी बात लिखना शुरू किया। और अरस्तु ने प्रारंभ में ही कानून की सर्वोच्चता को, कानून के शासन को स्वीकार किया है। ठीक है बेटा। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने कहा है कि
ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु होने चाहिए। अब जरा देखिएगा अरस्तु क्या करें, ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम संप्रभु या अंतिम प्रभु होने चाहिए। मतलब ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम संप्रभु होने चाहिए। मतलब कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होगा, कानून से ऊपर सरकार भी नहीं होगी, कानून से ऊपर कुछ नहीं होगा। सरकार भी कानून के अधीन होगी, सरकार भी कानून के वश में होगी, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अंतिम संप्रभु कानून ही होगा, ये अरस्तु कह रहे हैं। इसके बाद में अगली बात अरस्तु ने कहा है कि आवेगहीन विवेक ही कानून है। अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति विशेष का शासन होगा तो व्यक्ति जो है आवेगों से ग्रसित हो जाएगा, प्रलोभनों से ग्रसित हो जाएगा, है आवेग से प्रलोभनों से ग्रसित होगा। जबकि जो कानून होता है वो किसी भी रूप में आवेग से, भावनाओं से, प्रलोभनों से, लालसाओं से ग्रसित नहीं हो सकता। इसलिए अरस्तु ने आवेगहीन विवेक ही कानून है ये कहा है। अरस्तु का कहना है कि आवेगहीन विवेक ही कानून है। कानून किसी भी रूप में जो है आवेगों से प्रभावित नहीं होता है। अरस्तु ने दूसरी बात कही कि इच्छा से अप्रभावित विवेक ही कानून है। अरस्तु कहते हैं कि इच्छा से अप्रभावित विवेक ही कानून है। अरस्तु का कहना है कि जो कानून होता है वो किसी भी व्यक्ति विशेष की इच्छा से प्रभावित नहीं होता है। जबकि व्यक्ति विशेष का शासन होता है तो व्यक्ति जो है किसी न किसी रूप में दूसरों की इच्छाओं से, भावनाओं से, आवेगों से, लालसाओं से, प्रलोभनों से प्रभावित हो सकता है, जबकि कानून इनसे प्रभावित नहीं होता। इसलिए इच्छा से अप्रभावित विवेक ही कानून है, ये बात अरस्तु ने कही है। अंत में आप नोट करेंगे आदर्श राज्य में अंतिम संप्रभु कानूनी होने चाहिए। अरस्तु ने अंत में निष्कर्ष रूप में कहा है कि आदर्श राज्य में अंतिम संप्रभु या अंतिम प्रभु कानूनी होने चाहिए। अर्थात अरस्तु का कहना है कि वास्तविक रूप में एक आदर्श राज्य के अंतर्गत अंतिम संप्रभु कानूनी होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। अरस्तु का कहना है कोई व्यक्ति संप्रभु नहीं हो बल्कि कानून संप्रभु हो। सरकार भी कानून के वश में, क्या सरकार भी कानून के वश में रहना चाहिए। क्या नोट करो आप, सरकार भी कानून के वश में रहना चाहिए। मतलब स्वयं जो सरकार है उसको भी कानून के वश में रहना चाहिए। कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, कानून से ऊपर सरकार नहीं है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कानून से ऊपर किसी का भी किसी भी रूप में कोई विशेष अधिकार नहीं है। सब कुछ कानून है, अंतिम रूप में संप्रभु कानून है, अंतिम रूप में प्रभु कानून है। इसलिए अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता की बात की है और अरस्तु के कानून संबंधी विचारों के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। हाँ, यहाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है, प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है वह ही अरस्तु का आदर्श राज्य है। ये सूत्र आपको याद रखना है। प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है वो ही अरस्तु का आदर्श राज्य है। प्लेटो ने वृद्धावस्था में अपनी अंतिम रचना द लॉज लिखी है और द लॉज के अंतर्गत जिस उप आदर्श राज्य की बात की है, एक ऐसे आदर्श राज्य की बात की जिसको व्यवहार में लागू किया जा सकता है, जबकि रिपब्लिक आदर्श राज्य व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता और अरस्तु का आदर्श राज्य व्यवहार में लागू किया जा सकता है। तो डेफिनेटली प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है वो ही अरस्तु का आदर्श राज्य है। मैं दूसरे रूप में कहना चाहूँगा, जैसा कि सिनक्लेयर ने भी कहा है कि प्लेटो जहाँ अपनी बात समाप्त करता है अरस्तु वहीं से अपनी बात का प्रारंभ करता है। सिनक्लेयर ने ये बात कही, एक विद्वान का नाम है सिनक्लेयर। सिनक्लेयर ने ये बात कही कि प्लेटो जहाँ अपनी बात समाप्त करता है वहीं से अरस्तु अपनी बात का प्रारंभ करता है या श्रेयोनिश करता है। तो ये हो गई जो है अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं। ठीक है बेटा, आप इसको दूसरे रूप में भी यहाँ नोट कर सकते हैं। अरस्तु का आदर्श राज्य, अरस्तु का आदर्श राज्य की विशेषताएं, राजनेता या विधायक के लिए उचित सामग्रियां। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अरस्तु तो एक यथार्थवादी विचारक हैं। प्लेटो की तरह कोई काल्पनिक आदर्शवादी नहीं है बल्कि ये यथार्थवादी विचारक हैं अरस्तु। तो अरस्तु ने जिस आदर्श राज्य की बात की उस आदर्श राज्य को व्यवहार में अपनाया जा सकता है। तो मुझे विश्वास है अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को आप जो है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।